सेक्शन जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उस प्रकार के प्रश्नों पर हम यहाँ पूरी चर्चा करेंगे और हर प्रश्नों का क्रमवार एनालिसिस भी करते चलेंगे। जहां पे जैसे जरूरत की चीजें होंगी उसको मैं बोलता चलूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन भी किए रखना है। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न हम सभी लोग देख पा रहे हैं। आज के क्लास का आज के ये सेशन का पहला सवाल है। पहले पूरा प्रश्न पढ़िएगा। सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी को शुभ संध्या। और पहला प्रश्न लिखा है कक्षा 3 में चतुर्थांश, चतुर्थांश सेंस 1/4, ये ब्रैकेट में होना चाहिए था। कक्षा 3 में चतुर्थांश मींस 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अब पहले अनुक्रम को हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो चलिए अभी पहला दिया है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरा लिखा है ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। और तीसरा लिखा है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। अब यह कूट दिया गया है, इसमें सही कूट का हमें सही सीक्वेंस का हमें चुनाव करना है। चलिए एक चीज समझिएगा। जैसे मान लिया कक्षा 3 में मुझे पढ़ाना है कि चतुर्थांश क्या होता है, मतलब 1/4 की संकल्पना देना है, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। चलिए अब हम इस पर विचार करें। अब देखिए जैसे ही हमने यहां पर देखा कि प्रतीक का सेंस सिंबल है जिसको हम लोग चिन्ह भी बोलते हैं। अच्छा यहां पर चित्र की भी बात की गई है और ठोस पदार्थ मतलब यहां मूर्त वस्तु की बात की गई है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात की गई है, साकार वस्तु की बात की गई है। क्योंकि ठोस वस्तु को हम फिजिकल ऑब्जेक्ट, मूर्त वस्तु, साकार वस्तु भी कहते हैं। तो जैसे ही ये चीजें देखा, प्रतीक, ठोस पदार्थ, चित्र, हमारे तुरंत माइंड में आया पैमेला लीबेक की वो थ्योरी जो मैंने आपको बताया है, एल्पस थ्योरी। एल्पस थ्योरी में क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर ए सेंस होता है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तुओं के साथ अनुभव। साकार फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब साकार वस्तु, मतलब जिसे हम कहते हैं मूर्त पदार्थ, ठोस वस्तु। तो यहां पर साकार वस्तु के साथ अनुभव देना, ई सेंस है एक्सपीरियंस, अनुभव देना किसके साथ, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तु, मूर्त पदार्थ। तो बताइए यहां पर ठोस पदार्थ या मूर्त पदार्थ कहां पे है, दूसरे वाले क्रम में। तो पहले दो आएगा। एल सेंस लैंग्वेज है भाषा से, और भाषा का कहीं जिक्र नहीं है तो अभी इसको छोड़ दीजिए। अब पी सेंस होता है पिक्चर, चित्र दिखाना। तो अब बताइए चित्र दिखाना यहां पर कहां पे है, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, यह तीसरे में है। और एस सेंस होता है सिंबल, जिसको हम सभी लोग प्रतीक बोलते हैं। तो अब ये आएगा पहले में। तो हम लोगों का जो ऑर्डर बनेगा 2, 3 और 1 का, आप सभी का ऑप्शन होगा निरंतर बी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों का आंसर होगा बी करेक्ट उत्तर होगा। आप ऐसे देखिए जैसे हमें 1/4 की अवधारणा देनी है, तो सबसे पहले हम बालकों को कोई साकार वस्तु दिखाएं, फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बालकों को एक सर्किल दिखाया, हमने ये एक क्या है, एक साकार वस्तु है। यह क्या है, एक साकार वस्तु, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। इसको बालक देख सकता है, मूर्त पदार्थ है या कोई ठोस है जैसे ग्लोब है या जो भी। अब यहाँ पे ये साकार वस्तु हो गया, मतलब सबसे पहले हमने क्या बताया, ठोस पदार्थ या मूर्त वस्तु को लेकर चतुर्थांश में बांटे। तो इसको चतुर्थांश का मतलब होता है 4 बराबर भाग में कोई एक। जैसे चतुर्थांश किसको कहते हैं, 4 बराबर भाग में कोई एक। अब ये हमने बता दिया कि 4 बराबर भाग में कोई एक क्या होता है, चतुर्थांश। अब क्या करें, अब इसका पिक्चर दिखाए, चित्र। जैसे हमने इसको कट करके निकाल लिया, ये वाला भाग, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भाग हमने निकाल लिया, तो यह क्या हो गया, चतुर्थांश का चित्र हो गया। और इसके बाद तब इसको सिंबल में बताएं कि 4 बराबर भाग में कोई एक, मतलब यदि 4 कोई बराबर भाग है तो उसमें से किसी एक पर चर्चा की जाए तो ये चतुर्थांश होता है, ये इसका प्रतीक हो गया। तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर बनेगा। चलिए दूसरा प्रश्न सभी लोग देखें। चलिए यह भी सवाल देखें, पिछला भी सवाल, ये भी सवाल आपके परीक्षा का पूछा गया प्रश्न। मैं चाहूंगा इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज मींस हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मींस लंबवत, जिसको वर्टिकल कहते हैं, सममित दोनों की रेखाएं। देखिए सममित होता है समरूपता, सिमेट्री का विचार तब आता है। देखिए समरूपता कोई आकृति नहीं होता, यह विचार होता है। और समरूपता का विचार हमारे मन में तब आता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल दूसरी ऑब्जेक्ट की तरह दिखे। कहने का मतलब जब किसी वस्तु को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य भागों में हम विभाजित करते हैं, तो जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, लंबवत और क्षैतिज, उसी को हम सममित रेखा कहते हैं। जैसे ध्यान देना, यहां पर एक कोई जैसे चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें कहा जाए कितनी सममित रेखाएं हैं, तो सममित रेखाएं क्या होती है, सममित रेखाएं क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ठीक वैसे ही दिखने वाली अन्य भागों में बांटने के लिए हम लंबवत या क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो वह रेखा सममित रेखा कहलाता है। जैसे अब देखिए यहां से वर्टिकली डिवाइड कर दें तो जैसा बाएं तरफ दिख रहा है वैसा ही दाहिनी तरफ, तो यहां एक सममित रेखा हो गई। या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से लगाए क्षैतिज, तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे, तो ये होता है सममित रेखा। तो बताइए किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखा है, क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में। तो बताइए क्या सी में है, नहीं, क्योंकि सी में केवल एक यहां पर सममित रेखाएं हैं, ये केवल हॉरिजॉन्टल है, केवल क्या है, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि यहां वर्टिकल बांटेंगे तो जैसा इधर दिखेगा क्या वैसा उधर दिखेगा, नहीं। देखिए लंबवत या क्षैतिज लाइन लगाना, तो जैसा एक तरफ दिखे वैसा दूसरी तरफ, ये कंडीशन है। जैसे वाई देखें तो वाई में केवल एक सममित रेखा होगी। जैसे ध्यान देना, ये वाई है, इसमें केवल एक सममित रेखा होगी जब इस तरीके से बीचों बीच अलग करेंगे, जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है। यहां पर भी केवल एक है, यहां पे कैसा है, यहां पे वर्टिकल है। लेकिन आप यक्ष में देखिए तो यक्ष में लंबवत भी है और क्षैतिज भी है। आप सभी का लगातार उत्तर आ रहा है। दूसरे का ए, जैसे यक्ष है तो यक्ष में दोनों सममित रेखाएं, कलर चेंज हो जा रहा है, यक्ष में दोनों सममित रेखाएं। जैसे हम लंबवत लाइन लगाए तो जैसा इधर बाएं दिख रहा है वैसा दाहिने दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे यदि क्षैतिज बांटे तो जैसा इधर ऊपर दिख रहा है वैसा ही नीचे। तो यक्ष में दोनों सममित रेखाएं हैं, लंबवत क्षैतिज दोनों। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा हम सभी लोग देखें। चलिए इस सवाल का उत्तर करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। मैं कौन सी संख्या हूं, जानकारी दिया, ध्यान देना। मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। अब देखिए मैं कौन सी संख्या हूं, संख्या को पहचानना है। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं और मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज, मतलब 3, 4 और 6 से कट जाएगा। सार्वगुणज मतलब होता है जो क्या होता है, जो सबसे विभक्त हो जाए।
सार्वगुणज मतलब जो सबसे विभक्त हो जाए, मतलब 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी सार्वगुणज हूं और मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं? देखिए मैं 2 अंक की सम संख्या हूं, वो तो चारों ऑप्शन में है। मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, मतलब 3 से भी कट जाऊंगा, 4 से भी और 6 से भी। तो ये देखिए 3 से कटेगा, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कटेगी। ये तो 3 से कटेगा नहीं, ये तो गलत चला गया। अच्छा देखिए यह 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। लेकिन ये देखिए क्या इसमें 9 गुणनखंड है, क्योंकि कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है? कोई संख्या जिस किसी संख्या से कट जाए वही संख्या का गुणनखंड होता है। तो इसमें कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है और 24 में 9 गुणनखंड नहीं है। 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 खुद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही गुणनखंड है। आपका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। क्योंकि ध्यान देना 36 दो अंक, अभी गुणनखंड डायरेक्ट कैसे निकालते हैं मैं हिंट दे दे रहा हूं, ध्यान देना। 36 आंसर होगा क्योंकि 36 जो है 2 अंक की सम संख्या है। बेशक ये 3 4 और 6 का सार्वगुणज है, मतलब 3 से 4 से और 6 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 36 3 से भी कटेगा, 4 से भी 6 से। 36 में कुल 9 गुणनखंड है, बिल्कुल है ना। देखिए एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है 36, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और किससे? 18 से और 36 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड है। एक चीज ध्यान देना, गुणनखंड निकालने का जो तरीका है वो ये है कि पहले संख्या का गुणनखंड कर लीजिए। थोड़ा मैं बस कुछ 10 सेकंड ज्यादा लूंगा, हालांकि ये चीजें मैंने बताया है। देखिए 36 का जब हम गुणनखंड करते हैं, जिसको कैनोनिकल रूप में कहना लिखते हैं, तो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो सबकी घातों में 1 जोड़कर इनका गुणा कर लेते हैं। डायरेक्ट तरीका है। पहले संख्याओं को कैनोनिकल, अच्छा इसको जैसे हम लोग 36 का गुणनखंड करते हैं ना, तो 2 2 2 बार आता है, 3 3 2 बार आता है, तो हम कहते हैं 36 में 4 गुणनखंड है। ये गुणनखंड नहीं होता, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको गुणनखंड नहीं पढ़ते, हम इसको अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं। तो ये नहीं सोच बैठना कि 36 में कुल 4 गुणनखंड है, 36 में 4 अभाज्य गुणनखंड है। देखिए कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो सबकी घातों में 1 जोड़िए और इनका गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ 2 पर घात 2 है, आप इसमें भी 1 जोड़िए, बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाइए। 3 पर घात 2 है, इसमें भी 1 जोड़िए। अब डायरेक्ट आपको पता चल गया, तो 2 1 3 हो गया, अब गुणा 2 1 3 हो गया, तो 3 3 कितना? 9। तो 36 में कितने गुणनखंड है? 9। इसी तरीके से आप 24 में निकालेंगे 8 आएगा, 48 में निकालेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब ये बात समझ रहे कि नहीं? आप ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक सोच के लिखे। आप तुरंत इसमें देख करिए कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले संख्या को फैक्टर करके घातों के रूप में व्यक्त करिए और उसके बाद सबकी घात में 1 जोड़ना और उसका आपस में गुणा कर देना। जैसे 2 पर घात 2 है, इसमें भी 1 जोड़ देना, 3 पर घात 2 है, इसमें भी 1 जोड़ देना और फिर इसका गुणा कर लेना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए ऐसे सवाल बहुत सीटें में बनते हैं लेकिन होते बड़े आसान है। मैं चाहूंगा इस सवाल का उत्तर आप स्वयं से करिएगा। अब मैं निरंतर होऊंगा गायब, मैं अब निरंतर होऊंगा। 7 बजे की क्लास टाइमिंग आपकी क्रम से चलेगी। आप कहेंगे ये तो मैं हमेशा बताऊं कि ठीक कहता हूं, है ना। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 20 में कितने 5 है, ध्यान से सुनिए, अभी प्रश्न पर मैं आ रहा हूं। मैं आपसे पूछूं कि 20 में कितने 5 है, तो आप बोलेंगे 4। मैं पूछूं कैसे, तो आप बोलेंगे 20 में 5 से भाग कर दीजिए। 20 में कितने 5 है, तो आप 20 में 5 से भाग कर दीजिए, पता चलेगा 20 में कितने 5 है। क्योंकि 20 में देखिए 5 5 4 बार करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 आ जाएगा। अब यहां पे प्रश्न ये कह रहा है, अच्छा इसमें कितने क्या है जानने के लिए आप भाग कर दीजिए। समझ है कि नहीं? अब जैसे इसमें पूछा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। 4 बराबर में कोई एक को चतुर्थांश कहते हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि 18 सही 3/4 मतलब 18 चौके 72 और 72 3 75/4। ध्यान से सुनना, ये 75/4 है। 18 चौके 72 72 3 75 75/4। अब कह रहा है कि इसमें कितने चतुर्थांश हैं, तो आप भाग कर दीजिए चतुर्थांश से, मतलब 1/4 से। आपका उत्तर आ चुका है। आप चाहे तो यहीं से 4 4 काट दीजिए, या तो ये भाग हो रहा है और जैसे ही गुणा करेंगे, जैसे ध्यान से सुनना 75/4 है, अब इसके बाद ये बटा लगा था, भाग हो रहा है, और जैसे ही गुणा करेंगे तो 1/4 उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। 4 से 4 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया? 75। आप सभी का निरंतर उत्तर आ रहा है 75 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है 75। तो किसमें कितने क्या है जानने के लिए आप भाग कर लीजिए। चलिए अब मैं एक सवाल और बढ़ा रहा हूं, इसी क्रम में देखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब 3 विशेषता में होगी और एक नहीं होगी। चलिए ऑप्शन पढ़िएगा, मैं साइड हो रहा हूं, एक तो मेरा आदत है मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, कभी-कभी ऑप्शन भी पूरा नहीं देख पाता। चलिए कौन सा विशेषता नहीं? पहला लिखा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए, समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों में त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, और डी लिखा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। चलिए आप सभी उत्तर करिएगा। देखिए हमने कहा कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं है। जैसे आप ये देखिए लिखा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, ये बिल्कुल करना चाहिए, इससे गणित शिक्षण प्रभावी होगी। मतलब एक सिद्धांत को, एक संकल्पना को, एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना है तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य या विभिन्न संदर्भ को लेकर समझाएंगे या विभिन्न शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, है ना। मतलब सीखने के अलग अलग नजरियों को प्रस्तुत करेंगे तो बालक उसमें इंटरेक्ट होगा, जुड़ेगा और वह उस कॉन्सेप्ट को जब अलग अलग एंगल से सीखता है, व्यवहारिक सीखता है, तो वह विषय उस बालक के लिए इंटरेस्टिंग होने लगता है। तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक को एक कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो विशेषता में होना चाहिए।
कह रहा है सी कि प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल करना चाहिए। गणित का कोई कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, यदि उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए किसी व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करके बताए तो बालक उसको सहज रूप से सीख सकता है और व्यवहारिकता में सीखी गई बातें जल्दी भूलती नहीं है। तो एक अच्छे अध्यापक को यह भी करना चाहिए। मतलब शिक्षण इससे क्या होगा, प्रभावी बनेगा, बाह्य जीवन से जोड़कर एनसीएफ 2005 भी इस पर बल देता है। तो ये भी शामिल है छात्रों में त्रुटियों के प्रतिरूप का सेंस यहाँ पैटर्न है। मतलब बालक कहां पर किस प्रकार की गलती करते हैं उस पर केंद्रित होना। बिल्कुल देखिए, जब आप ये नहीं देखेंगे तो बालकों में सुधार कैसे करेंगे कि बालक में क्या निहित रिक्तियां हैं। जब आप यही जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो शिक्षण सही दिशा में नहीं जा पाएगा, प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। क्योंकि प्रभावी शिक्षण तब होगा जब बालक की अच्छाइयों बुराइयों दोनों का हम आकलन कर सके कि बालक कहां पे गलती भी कर रहा है या जिस प्रकार की त्रुटि कर रहा है उसका पैटर्न क्या है, किस स्वरूप के प्रश्नों पर ज्यादा वो निकट मालूम। मतलब यह भी जानना आवश्यक है, तभी शिक्षण प्रभावी होगी। मतलब ऊपर के तीनों सही है, इसका मतलब विशेषता में ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय का नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। मतलब जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समय में छोड़ के चला जाऊं, चाहे बालक सीखे या ना सीखे, इसका कुछ सेंस ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए कि आप 5 मिनट में सीख लीजिए, नहीं तो है ना मेरा काम खत्म किया। तो ये चीजें, इससे गणित शिक्षा प्रभावी नहीं। कहीं देखिए कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, तो ये सेंस आपका गलत है। बाकी ये तीनों, एक अच्छे अध्यापक को प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए तीनों स्टेप अवश्य ध्यान में रखें, इससे प्रभावी शिक्षण होगा, बालक सहज रूप से सीख सकेगा। तो चलिए, आप सभी के वैसे निरंतर उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट थे। हाँ बिल्कुल, हिमेश रेशमिया, रीना त्रिपाठी, अरुण कुमार यादव, रियाज अहमद, पूजा कुमारी, रोशन शुक्ला और मिस्टर अमरीश, पिंकेश अहिरवार और रश्मि यादव, रिया राठौर, सुमित कुमार यादव, अनन्या, आप सभी का निरंतर उत्तर सही रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? समुच्चय सेट, समुच्चय क्या होता है? सेट होता है, कलेक्शन होता है। चलिए ध्यान देना, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? कौशल मतलब स्किल। तो गणित में प्रश्न हल करने का कौन सा स्किल है, कौशल है? ऑप्शन पढ़िएगा, सहज रूप से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रख लेना, बड़ा हास्यास्पद ऑप्शन दिया है। बी, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। सी, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। और डी, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। इस सवाल का उत्तर करिएगा। चलिए, आप सभी ध्यान देना, गणित के प्रश्न को हल करने के कौशल में रटना तो नहीं हो सकता। गणित के प्रश्न को हल करने के स्किल में रटना तो नहीं। देखिए, किसी सॉल्यूशन को याद कर जाना यह तो यूनिक विद्यार्थी का काम होगा, सभी के बस की बात नहीं। रटना, कंठस्थ करना, प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है। तो ध्यान देना, कंठस्थ करना यहां पर है तो ऑप्शन डी गलत चला गया, कंठस्थ करना यहां पर है ऑप्शन सी गलत चला गया, रट लेना यहां पर है ऑप्शन ए गलत चला गया, बी। अच्छा देखिए, चित्रांकन करना तो गणित हल करने के कौशल में है। मतलब कोई ज्यामितीय समस्यात्मक भाग को हल करे है तो चित्रांकन करना, ये तो व्यवहारिक भी है। पीछे से हल करना, पता नहीं किस उद्देश्य से लिखा है, गणित के सवाल आगे पीछे से हल करने से क्या मतलब है ना। तो ये तो वैसे भी क्या रख लेना। हाँ, विवेचना करना, विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, चर मतलब जैसे मानते हैं यक्स, क्योंकि गणित के प्रश्न को हल करने के स्किल में है। कभी कभी जो वैल्यू अतिश होता है, पता नहीं होता, वो सिर्फ छिपा होता है, उसके लिए मान लिया जाता है। जैसे भाजक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का इतने गुना तथा शेष का इतने गुना, कौन किसका कितने गुना है मानना पड़ेगा ना। जैसे एक सवाल दिया जाए कि दो संख्याओं का लस म का 28 गुना है, तो लस कितना है, म का 28 गुना, मतलब जब तक म नहीं पता होगा लस नहीं आएगा। तो चर का प्रयोग करना, एक्स का वाई का, मतलब छिपे भाव को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न को हल करने की स्कीम में है। प्रतिरूप देखना, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, सवाल का पैटर्न नहीं देखेंगे तो हल कैसे करेंगे, ये भी शामिल है। विवेचना करना, विवेचना बिल्कुल एनालिसिस करेंगे भाई, पैटर्न देखेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो बी करेक्ट है, बाकी गलत है। चलिए, रट लेना, वैसे भी देखिए इसमें उतना विचार नहीं करना, क्योंकि प्रश्न हल करने की विशेषता में वैसे भी मैंने कहा रटना शामिल नहीं है, तो रटना वैसे भी गलत करिए। आगे मैं चला हूं, चलिए नेक्स्ट स्लो, चलिए आराम से क्रम को देखते चलिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना, प्रोसीजरल स्ट्रक्चर बेस्ड पर सेंटर्ड हो, केंद्रित हो, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। सी लिखा है छात्रों को प्रगामी मतलब आने वाले गणित के लिए या उच्चतर गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। और डी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम कैसा हो, तो बी और सी तो वैसे भी गलत दिख रहा है। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को कठोरता देने वाला होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बालक है, कॉन्सेप्ट को यदि कठोरता देंगे, अमूर्तता देंगे, तो अमूर्त भाव को बालक कम समझ पाएगा, क्योंकि उस स्तर पर उसकी सोच डेवलप नहीं होती उतनी। छात्रों को आगामी या उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, प्रगामी सेंस होगा उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं होता। गणित का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए? अब ए और डी बचा। लिखा है कि कार्य विधिक ज्ञान पर स्ट्रक्चरल बेस्ड होना चाहिए, कार्य विधिक, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल बेस्ड। और आप समझे प्राथमिक स्तर का बालक है तो वह कार्य विधिक मतलब विशेष स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल टाइप पर बेस्ड हो नहीं, बल्कि प्राथमिक स्तर का जो गणित पाठ्यक्रम है वह कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित, और प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या उसमें मूर्तता झलकनी चाहिए, ताकि बालक देख के किसी निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच सके। मतलब हम कहते हैं सामान्यीकरण की प्रक्रिया में मूर्त से अमूर्त की जो विकास होती है वह प्राथमिक स्तर के बालकों में सर्वोत्तम होती है। डी ऑप्शन सही है। अब ए भी कट करिए। आगे हम प्रश्न संख्या 8वां ले रहे हैं। अब इसका उत्तर करिएगा, ये सवाल भी आसान है। निम्न में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है? निम्न में से, बिल्कुल अब लोग चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं ना। अच्छा फास्ट चले अच्छा चलिए ध्यान देना, आराम से समझते चलिए। मैं चाह रहा हूं कि प्रश्न के जो ऑप्शन है उसमें जो बातें हैं उसका एनालिसिस करने से वही चीजें माइंड में रह जाती है, बाकी चीजें निकल जाती है ना। निम्न में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है? गणितीय तर्कड़ा, गणित के जितने नियम निष्कर्ष सिद्धांत होते हैं किसी न किसी तर्क पर आधारित है, तो गणितीय तर्कड़ा का सूचक है क्या? बताएं। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, परिभाषा देने में रीजनिंग स्किल। बी ऑप्शन देखिए, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत देने की क्षमता।
सी परिकलन में निपुणता की क्षमता और डी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो वैसे सूत्रों को स्मरण करना तो ये तो डी ऑप्शन गलत है। गणितीय तर्कणा का सूचक है, बताइए क्या? गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत देने की क्षमता, मतलब प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उसके निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे जाए, उसके लिए तो तर्क संगतता है वह डेवलप करना, मतलब दैनिक जीवन के विचारों को, दिनचर्या के विचारों को गणितीय भाषा के विचार से जोड़कर हल कराना, यही होता है तर्क संगतता। मतलब तर्क संगतता देने की क्षमता, मतलब किसी गणित के सवाल को हल कराना हो तो गणितीय, देखिए उस व्यवहारिक भाषा से प्रश्न की भाषा समझाए और प्रश्न की भाषा से हल करने की भाषा समझाए, ये क्या होता है? तर्क संगतता देने की क्षमता। तो ये हम लोगों का बी ऑप्शन होगा। परिभाषा देने की क्षमता नहीं है ना, परिकल्पना नहीं, आपका बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक, ये क्रमिक अभाज्य है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, क्रमिक अभाज्य है, लगातार अभाज्य। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, वो संख्या क्या है? प्रश्न फिर से सुनिए, कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं और जो इकाई दहाई के स्थान पर जो अंक है और जो इकाई के स्थान पर अंक है वो क्रमिक अभाज्य है, लगातार अभाज्य है, और अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज है का मतलब समझ रहे? अंकों का जो योग है वो 3 और 4 से कट जाएगा। तो चलिए बताइए, यहां अंकों का योग 3 और 4 से कटेगा? नहीं, वैसे भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत चला गया, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होता, एक ना तो भाज्य होता ना तो अभाज्य। अच्छा, 3 और 5 क्रमिक अभाज्य है, 3 और 5 क्रमिक अभाज्य है, इकाई दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक, ये क्रमिक अभाज्य बिल्कुल है, 3 और 5 क्रमिक अभाज्य है। लेकिन ध्यान देना, अंकों का जो योग होगा वो 3 और 4 से कटना चाहिए, तो 3 और 5 जब जोड़ेंगे तो 3 और 5 आएगा 8, ये तो 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कट पाएगा, तो ऑप्शन सी भी गलत चला गया। 2 और 3 यह भी क्रमिक अभाज्य है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य, ये भी क्रमिक अभाज्य है, लेकिन इसमें जो अंकों का योग हो रहा है ये 5 है, ये ना तो 3 का गुणज है, आपका ऑप्शन ए। 57 ये भी क्रमिक अभाज्य है और जो अंकों का योग है 5 7 12 वो 3 और 4 दोनों से कट रहा है, हम लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आप सभी लोग देखिएगा, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय, अच्छी पाठ्यपुस्तक आपको सेलेक्ट करना हो तो आप किस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे? अपने नजरिए से सोच के बताइएगा। जैसे आपको गणित की कोई अच्छी पुस्तक खरीदना है तो किस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हों, ऐसी किताब चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न, उदाहरण ज्यादा हो तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या उदाहरण कम हो तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। देखिए जब हमें कोई गणित की पाठ्यपुस्तक अच्छी किताबों का चयन करना होता है तो हम ये नहीं देखते कौन ज्यादा है कौन कम है, मतलब ध्यान देना, कह रहा है कि उदाहरण ज्यादा दिया हो और प्रश्नावली में प्रश्न कम, या उदाहरण कम हो प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, क्या इस बातों का ख्याल रखते हैं? ध्यान देना, हम ऐसे किताबों का चयन करते हैं जिसमें पर्याप्त संख्या में उदाहरण भी हो और पर्याप्त संख्या में प्रश्न को हल करने के लिए क्वेश्चन बैंक भी हो। मतलब यदि प्रश्नावली में प्रश्न कम होंगे तो अलग अलग नेचर के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, और पर्याप्त मात्रा में उदाहरण भी, कहने का मतलब अच्छी पाठ्यपुस्तक में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न। हम लोगों का बी होगा, सारे सवाल हल किए हो। चलिए ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी। मैं आगे चला हूं, प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, प्रश्न संख्या 11। अच्छा इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलिए पहले ऊपर वाली कुछ लाइनें देखें। खेल के दौरान आंसू 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है। खेल के दौरान आंसू 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। कॉपी में इस प्रकार की सारणी बनाया है, देखिए किस प्रकार की है। चलिए चतुर्भुज की संख्या और यहां तीलियों की संख्या, जैसे आंसू क्या कर रहा है, जैसे तीलियां बना के इस तरीके से चतुर्भुज बनाता है ना, इस तरीके से तीलियां जोड़ जोड़ के। तो कहने का सेंस देखिए, ये तीलियां है ना, इस तरीके से तीलियों को जोड़कर आंसू चतुर्भुज बना रहा है और जो परिणाम आता है उसको कागज पर नोट भी करा। देखिए कैसे, जैसे आंसू ने देखा कि जब चतुर्भुज की संख्या 1 होगी, चतुर्भुज की संख्या जब 1 होगी तो तीलियों की संख्या 1 2 3 4 होगी, और यदि चतुर्भुज की संख्या 2 हो रही है तो तीलियों की संख्या 4 इसमें 8 हो रही है। यदि चतुर्भुज की संख्या 3 है तो तीलियों की संख्या 12 है। अब कह रहा है कि उसकी इस प्रक्रिया से जो वह एक्टिविटी कर रहा है उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन, आंसू खेल रहा है, आंसू खेल रहा है, और बी आंसू गणित कर रहा है, और सी आंसू खेल के साथ गणित कर रहा है, और डी आंसू केवल खेल रहा है गणित नहीं कर रहा है। ऑप्शन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, आंसू खेल के साथ गणित कर रहा है, मतलब वह सिद्धांत देखिए कितने चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी इसका एनालिसिस कर रहा है, मतलब खेल के माध्यम से गणित सीख रहा है, मतलब दोनों एक्टिविटी हो रही है, खेल के साथ गणित को सीख रहा है। हम लोगों का ऑप्शन जो बनेगा सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट लेते हैं। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। अब बताइए, पहले आप देखिए गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या योगदान है। आप जब पढ़े हैं प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या, क्यों गणित को हम विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया? ऑप्शन देखिए, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। क्या होगा? निश्चित तौर पर गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में दिया है कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम, गणित शिक्षण, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान निश्चित तौर पर विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। विज्ञान की सभी शाखाएं, चाहे भौतिकी हो, रसायन हो, चिकित्सा विज्ञान हो, भूगर्भ विज्ञान हो, गणित की सभी शाखाओं में हम सभी लोग गणित का प्रयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि गणित विज्ञान का और विज्ञान गणित का हाथ पैर है। यदि विज्ञान प्रगति कर सका है तो उसमें गणित का रोल रहा है। शायद देखिए धरती से आकाश तक की दूरी तय करना संभव है, विज्ञान की देन है बेशक, लेकिन गणित नहीं होता तो शायद वो चीजें मुश्किल होती। विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक बिल्कुल। गणित को पाठ्यक्रम में इसलिए भी स्थान दिया गया है क्योंकि यह एक जो रीजनिंग स्किल होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसको इंप्रूव करता है, तर्कात्मक रीजनिंग स्किल, लॉजिकल स्किल को डेवलप करता है और एनालिसिस पावर को बढ़ाता है। तो तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में यह उपयोगी भी है।
विषय क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र चाहे जो भी हो, बिना गणित के कोई रह ही नहीं सकता। चाहे नेता हो, समाजसेवी हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, बिना गणित। हम तो कहते हैं कि अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक जिस भाषा का प्रयोग होता है वो गणित ही है। हालांकि ये बात हम लोगों को नहीं पता होता, नहीं तो सब कोई गणित ही पढ़े। चलिए ध्यान देना, निम्न में से गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? बताएं। विद्यार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, मतलब जितनी कमियां हैं बस उतना ही पढ़ाना। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना। और डी लिखा है हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। बताइए, निम्न में से गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे। देखिए, एक चीज तो आप देख रहे हैं, हम बी ऑप्शन और सी ऑप्शन काट के तब विचार करें, ठीक है? अच्छा, डी कहां चला गया? मैं काफी देर से डी खोल रहा था और डी तो घुलनशील हो गया था इसमें। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, एक ऑप्शन ये बचा है। और ए लिखा है कि शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं, उसके अंदर जो क्षमता, उसके अंदर की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना। देखिए, गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सर्वोत्तम है? आप सभी लोग बेशक उत्तर दे रहे हैं, एक ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। निश्चित तौर पर हम सभी अच्छा ध्यान देना, विद्यार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं, मतलब विद्यार्थी के अंदर की जो कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, लॉजिकल जो इसकी स्किल है, उसको डेवलप कराने के लिए प्रोत्साहित आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप में वो सोच है जो गणित के प्रश्नों के निहित भाव को समझकर उसको हल कर सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट, मतलब इस तरीके से जो हम कहते हैं प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलरली बालक के मन में यह भाव बनता है कि ये चीजें मैं कर सकता हूं, तो इसमें बालक का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऐसे में बालक भी टीचर से इंटरेक्ट हुआ जुड़ा हुआ मानता है। तो यह शैक्षणिक तरीका, खासकर गणित विषय के लिए यह तरीका जो है विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना। हम लोगों का ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। देखिए, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रभावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्न में से कौन सी की जानी चाहिए, कौन सी क्रिया की जानी चाहिए? चलिए, जो भी है की जानी चाहिए, समझे। बच्चों को समय का कॉन्सेप्ट सिखाना है, बच्चों को समय का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में, इनिशियल एक्टिविटी के रूप में निम्न में से कौन सी क्रिया की जानी चाहिए? बताएं। समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। बी लिखा है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। और सी, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। और डी लिखा है विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। बताइए क्या, जैसे आपको मान लिया समय का टॉपिक पढ़ाना है, छोटे स्तर के बालकों में कॉन्सेप्ट समय का देना है, तो आप प्रारंभिक एक्टिविटी के रूप में क्या करेंगे? जैसे पढ़ाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में कुछ टीचर भूमिकाएं बनाता है, तो आप सोचिए आप अध्यापक हैं, आप बालकों को पढ़ा रहे हैं समय से संबंधित टॉपिक को, तो आप शुरुआत में कौन सी क्रिया करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। बच्चों, अच्छा क्या ये करेंगे कि बच्चों घड़ी में समय कैसे पढ़े, 12:15 12:15, क्या ये बताएंगे पहले? बताइए, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए, एक तो चलिए गलत गया। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, कल सुबह 8 से आज के सुबह इतने बजे तक कितना समय हुआ, क्या ये पढ़ाएंगे? इस तरीके से देखिए, इसमें कह रहा शुरुआती भूमिका, प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण। देखिए, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण तो तब कराएंगे जब बालक कॉन्सेप्ट समझ लेगा। जैसे आप कहेंगे कि एक घंटे को सेकंड में बदलिए, या एक दिन को मिनट में बदलिए, दिन को सेकंड में बदलिए, तो ये इकाइयों में समय का रूपांतरण करना, ये तो बालक तब कर पाएगा जब उसको कॉन्सेप्ट पता होगा। अभी तो यहाँ कह रहा है प्रारंभिक गतिविधि के रूप में क्या करेंगे, तो क्या शुरुआत में यही चीज नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, समय से संबंधित जो वाक्यांश है उसके साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। बालक क्या कुछ जानता है, वह एएम और पीएम की अवधारणा से कहां तक परिचित है, वह घंटे और मिनट की सुइयों में संबंध को कैसे स्थापित कर पा रहा है, वो कहां तक वो जान रहा है, उसकी पूर्व ज्ञान तक को हम जांचेंगे कि बालक क्या कुछ जानता है, और उसके अनुसार हम फिर अपनी आगे की भूमिका, आगे की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो यहां पर हम लोगों का जो सही सटीक उत्तर बनेगा कौन सा बनेगा? ए, निश्चित तौर पर ए ऑप्शन होगा। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। चलिए 15वें सवाल का उत्तर करिएगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। देखिए, मूल्यांकन आपने पढ़ा है, पहले आप प्रश्न का उत्तर करिएगा। कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? पहला, छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना। सी, तीसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। और चौथा, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग देना, ग्रेड देना, ये चीजें। तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य ये कहीं नहीं होता कि बालकों को ग्रेड दिया जाए, रैंक दिया जाए, बल्कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है कि किसी विषय में बालक ने कितना सीखा है, किसी विषय में बालक ने कितना सीखा है, और सीखने के दौरान, अधिगम के दौरान कहां रिक्तियां रहेंगी, कहां कमियां रहेंगी, उस कमियों को पता लगाए, और केवल पता ही नहीं बल्कि उस गैप्स को, उस कमियों को, उस रिक्तियों को कैसे दूर किया जाए, यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। यह नहीं उद्देश्य, देखिए मूल्यांकन का ये कहीं भी उद्देश्य नहीं होता कि छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग दे, ग्रेड दे। तो यहां पर हम लोगों का कौन सा बनेगा? इसमें मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं, बाकी ये तीनों, छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, तीनों है, लेकिन चौथा शामिल नहीं है। साथियों, कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हैं कि वीडियो क्यों प्राइवेट कर दिया गया। देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा सभी भाई बहनों को बता दें कि टीचर जब डिमोटिवेट होते हैं कि आपकी संख्या कम है, तो तभी वो प्राइवेट कराते हैं। अदरवाइज आपका वीडियो प्राइवेट ना हो। तो मैं आपसे सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि टीचर्स को मोटिवेट जरूर कर दिया करो। अच्छा, आप खुद ही बताओ, पवन सर जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आरपी सर, आशीष सर, हमारे टीचर्स विक्रम सर, जिस तरह से आपको क्लासेस देते हैं, तो आपकी जो संख्या है अभी भी बहुत कम है, मतलब इसे बहुत ही कम कहेंगे। इसे जब बाहर सर बैठते हैं तो बात करते हैं तो मतलब मन से बहुत खुश नहीं रहते।
तो आप सभी से यही कहना है कि आप सब लोग जब लाइव आया करें तो एक बार सबसे पहले मित्रों को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया करिए, ताकि टीचर्स मोटिवेट हो, और जब वो मोटिवेट होंगे तो प्राइवेट आपका वीडियो नहीं होगा। बस ये सूचना आपको देनी थी। मेरा फर्ज है आपको बताना कि आप शेयर जरूर कर लिया करो, और मैं चाहूंगा कि अभी के अभी अगर मेरी बात का प्रभाव पड़ा है आपके मन में कुछ, तो 10,000 करिए प्लीज, अभी के अभी। कौन सर? हाँ, मैं देखना चाहूंगा। चलिए देखिए, मूल्यांकन में आपने देखा कि ग्रेड देना, रैंकिंग देना यह शामिल नहीं है। और दूसरी चीज ये, छात्रों के विकास की निगरानी करना, बिल्कुल, कि बालक कहां तक क्या सीख पाया। मैंने कहा ना, अधिगम के दौरान बालक क्या सीख पाया, उसके विकास की निगरानी करना मूल्यांकन के उद्देश्य में है। निर्देशक निर्णय लेना कि बालक कहां पे कमी कर रहा है, उसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं कि आप ऐसा करिए, इसमें और सुधार कर सकते हैं, बिल्कुल। और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये शामिल है, लेकिन ग्रेड देना नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चले। ठीक है, सवाल देखिएगा, पहले पूरा पढ़िए। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है। चलिए इस प्रश्न को पहले पढ़ें। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है, उत्तर करिएगा। देखिए, गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का पहला ऑप्शन लिखा है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बी लिखा है कि गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, वहां बातचीत नहीं बातचीत होगा, है ना। और सी, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना और बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न का सेंस आपने समझ लिया है कि गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब गणितीय संप्रेषण क्षमता को प्रोत्साहित करना, गणितीय विचारों को सुसंगत तार्किक क्रम में रखने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्र के वाचन में, मैं कहूं कि a + b का होल स्क्वायर सुनाइए, a + b का होल क्यूब सुनाइए, क्या होता है a क्यूब - b, मतलब प्रमेय और सूत्र के वाचन में सक्षम होना चाहिए। क्या यह मुख्य उद्देश्य में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर करिएगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। देखिए, गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करना, मतलब गणितीय विचारों को, या हम कह सकते हैं गणितीय जो संप्रेषण कौशल है उसको प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, तो गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते हुए बच्चों के एक सटीक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होना। बिल्कुल, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा, हमने कहा ना कि गणितीय विचारों को सुस्पष्ट और सटीक क्रम में रखना, तार्किक क्रम में रखना, यह होता है गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त। हम सभी का ऑप्शन ए होगा। अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि ऑप्शन जो बड़ा हो वही लगा लेना चाहिए, है ना। ये देखिए, अब ऐसा तो नहीं, मान लीजिए दो ऑप्शन बड़े बड़े दे दिया जाए तो परीक्षा में तो स्केल लेकर जाएंगे नहीं कि माप ले कौन सा ऑप्शन बड़ा है, लेकिन आप सभी लोग पहले से ही काफी उत्तर दे रहे हैं और निश्चित तौर पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर आप सभी का रहा है। चलिए एक प्रश्न मैं और दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा कि, अच्छा ये तो बहुत सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता क्वेश्चन समझना, आसान सवाल है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतर जानना। देखिए, अभी मैंने बताया मूल्यांकन, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना, इस तरीके की प्रगति रिपोर्ट भरना, जिसे हम कहते हैं ये प्रगति रिपोर्ट बनना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं, अधिगम के दौरान बालक में कहां रिक्तियां रह गई, कहां कमियां रह गई, कहां गैप्स रह गई, उसको देखना और देखना नहीं उसको। देखिए, नैदानिक में कमियों का पता लगाना है, बच्चों की समझ में जो डिफरेंस है, गैप्स है, उसका पता लगाना, उसमें समझ में अंतर करना, ये चीजें। ये नैदानिक परीक्षण का, देखिए, निदान शब्द ही डायग्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका आशय क्या होता है, मैंने आपको चर्चा किया था, कमी का पता लगाना। डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है, वहां उपचार नहीं किया जाता, वहां कमियों का पता लगाया जाता है। तो एक सवाल मैं और दिखा रहा हूं, इसको आप खुद से हल करेंगे। अच्छा, मैं जब देता हूं खुद से हल करेंगे तो वही छोटा प्रश्न आ जाता है। अब इसको समझने बताने की आवश्यकता नहीं, कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। चलिए इसके आगे के प्रश्न में नेक्स्ट में ले लूंगा, हालांकि प्रश्न बहुत है, मैं आगे ले लूंगा, एक तो रेगुलर क्लास हो गई तो बोलते बोलते थोड़ा ध्यान देना। निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया? मानस दर्शन, इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं चाक्षुषीकरण। चाक्षु सेंस होता है देखना, आंख का पर्यायवाची शब्द है, पता नहीं है कि नहीं, मैं बोल दिया हूं। चलिए, रटना, आकलन, मापन, आप सभी जानते हैं कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आसान सवाल है, बहुत अच्छा लगा, आपने पूरी क्लास के दौरान बड़ी अच्छी सक्रियता दिखाई और मैं नियमित रूप से कल भी 7 बजे क्लास